जरा सोचो, अगर तुम्हें 40 करोड़ रुपए दिए जाएं, वो भी सिर्फ इस चीज के लिए तुम्हें एक बड़े से व्हाइट रूम में 50 दिनों तक लगातार बिना बाहर आए रहना है। कुछ ऐसा ही होता है केट और माइक के साथ। कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल केट और माइक को बड़े से रूम में घूमता हुआ दिखाया जाता है। इस रूम में सभी चीजें व्हाइट कलर की थीं। दरअसल केट और माइक पर एक वान नाम की डॉक्टर एक्सपेरिमेंट कर रही थी, जिसमें इन दोनों को इस व्हाइट रूम में लगातार 50 दिनों तक बिना बाहर आए रहना था। और अगर वो दोनों उस रूम में 50 दिनों तक रुक गए तो उन्हें $5 मिलियन यानी कि 40 करोड़ रुपए इनाम के तौर पे मिलेंगे। और अगर उन दोनों में से किसी एक ने भी हार मानी तो यह इनाम घटकर $1 मिलियन यानी कि 8 करोड़ रुपए ही रह जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट के रूल के हिसाब से इस रूम में उन दोनों के अलावा कोई और नहीं रहेगा और ना ही वो किसी से मिल पाएंगे और उनके पास एंटरटेनमेंट का कोई भी जरिया नहीं होगा। अब ये दोनों बहुत खुश थे क्योंकि इन्हें लग रहा था ये पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका है। यहाँ पर ये आपस में डिस्कस करने लगते हैं। केट माइक से कहती है कि मैं इस $5 मिलियन से अपने सारे सपने पूरे करूंगी। वहीं माइक इन पैसों को पार्टीज में उड़ाने का प्लान बनाता है और केट से कहता है कि इतना सारा पैसा आने के बाद हमें कभी भी पैसों के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर बाद उनको एक एआई डिवाइस की आवाज आती है जो उन्हें यहाँ के रूल्स के बारे में बताती है कि अब वो लोग एक इमैक्युलेट रूम में हैं। अब इस रूम में उनके पास केवल एक बेड, एक बेंच और एक सिंपल सा बाथरूम था जहाँ पर एक मॉनिटर लगा हुआ था जिसमें इस रूम में रहने के सारे रूल्स लिखे हुए थे, जिसमें से ये भी रूल लिखा हुआ था कि एक टाइम पर एक ही इंसान बाथरूम का इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ दीवार पर एक रेड बटन भी था जिसे प्रेस करके उनमें से कोई भी हार मानकर वहाँ से बाहर जा सकता था। वहाँ पर लगे मॉनिटर पे टच करके वो दोनों अपने लिए खाने पीने का सामान मंगा सकते थे और एग्जिट डोर के ठीक ऊपर एक बड़ी सी क्लॉक लगी हुई थी जिसमें उनके 50 दिनों का टाइमर चल रहा था। इस रूम में कैट और माइक के लिए डेली न्यूट्रिशन का एक डिजाइनर बॉक्स आता था जिसमें उनके खाने पीने का सामान होता था। रूम की लाइट्स रात होने पर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती और सुबह होने पर ऑटोमेटिक ऑन भी हो जाती थी। इस रूम में सुबह होने के साथ साथ दोपहर, शाम, रात होने की अनाउंसमेंट एआई डिवाइस से की जाती थी, जिसका मतलब होता था कि अब उन्हें आराम करना चाहिए। स्क्रीन पर टच करके वो अपने लिए अलार्म भी लगा सकते थे। माइक यहाँ पर ऐसे रहने लगता है जैसे कि उसके वेकेशन चल रहे हों, इसलिए वो हर रात देर से सोता था। और वहीं केट अपने लिए एक अलार्म सेट करती है ताकि वो अपना एक रूटीन बना सके। अब वो दोनों अपनी पहली रात यहाँ पर एक ही बिस्तर पर बिताते हैं। सुबह होते ही केट नहाने के लिए बाथरूम में जाती है और वहाँ शीशा देखते हुए खुद को कहने लगती है, हमें इस चैलेंज को हर हाल में जीतना है। नहाने के बाद वो अपने कपड़े बाथरूम की लॉन्ड्री में धोने के लिए दे देती है, जिनके बदले में उन्हें सिंपल सा प्लेन पजामा और टी शर्ट्स मिलती हैं। दोनों आपस में मस्ती करते हुए कहते हैं, चलो कम से कम इन लोगों ने उन्हें मस्ती करने के लिए रंगीन कपड़े तो दिए। कुछ टाइम बिताने के बाद केट सोचते हुए माइक से बोलती है, आखिर डॉक्टर वॉन ये एक्सपेरिमेंट क्यों कर रही हैं? माइक केट से बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। उन दोनों को बस इतना पता था कि उन्हें 50 दिनों तक यहाँ पर रहना है, जिसके बदले उन्हें 40 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके बाद माइक और केट खुद को बिजी रखने की कोशिश करते हैं। केट अपना मन शांत करने के लिए मेडिटेशन करने लगती है। वहीं माइक घूर घूर के उस क्लॉक को देख रहा था जिसमें 50 दिन का टाइमर चल रहा था। बैठे बैठे माइक अजीब अजीब सी बातें सोचने लगता है, जैसे कि यहाँ की दीवारों का रंग सफेदी क्यों किया गया है। केट उसे बार बार कहती है कि उसे लगातार उस क्लॉक के बारे में नहीं सोचना चाहिए, जबकि उसे यहाँ टाइम बिताने के बाद मिलने वाले 40 करोड़ रुपए के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन माइक के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं था क्योंकि वो कुछ दिन से सही से अपनी नींद भी पूरी नहीं कर पा रहा था। और वहीं दूसरी तरफ केट अपना डेली रूटीन जारी रखती है और वो माइक का ध्यान उस क्लॉक से हटाने के लिए कुछ टाइम के लिए रनिंग करने के लिए कहती है। जब केट मेडिटेशन कर रही होती है तो माइक उसे देखकर रनिंग करने लगता है। उसके बाद टाइम पास करने के लिए वो दोनों बच्चों वाले गेम खेलने लगते हैं। यहाँ पर जैसे ही वो दोनों अपने कपड़े लॉन्ड्री में धोने के लिए देते हैं तो वापस उन्हें वही सेम पजामे मिल जाते हैं। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत जाने के बाद कुछ ऐसा होता है कि माइक को उस रूम में कीड़ा दिखता है और वो उससे बात करने लगता है। माइक उसे खाना खिलाने की कोशिश करता है और वो जैसे ही फर्श पर अपने मिल्क शेक की कुछ बूंदे गिराता है तभी एआई डिवाइस की आवाज आती है जो ये कहती है कि ये खाने पीने का सामान सिर्फ तुम दोनों के लिए है। माइक यहाँ पर थोड़ा परेशान हो जाता है और वो एआई डिवाइस से कहता है कि ये कीड़ा यहाँ पर भूख की वजह से मर जाएगा, इसलिए मैं इसे यहाँ से बाहर निकालने की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। केट माइक को समझाने की कोशिश करती है। जिस स्पीकर से एआई डिवाइस की आवाज आती है वो दोबारा किसी चीज को नहीं दोहराता, लेकिन माइक केट से कहता है मुझे इस कीड़े को बाहर निकालना ही पड़ेगा वरना ये यहीं पर मर जाएगा। और इतना कहते हुए उस रूम में लगे रेड बटन की ओर जाने लगता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच बहस होने लगती है।
केट कहती है कि वो ये बटन दबाने पर हम ये चैलेंज हार जाएंगे और हमें यहाँ से खाली हाथ बाहर निकाल दिया जाएगा। हालांकि माइक बाहर नहीं जा रहा था, वो बस उस कीड़ों को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद माइक उस कीड़े को नीचे रखकर केट को कहता है ये कीड़ा एक लिविंग थिंग है और तुम्हें इस पर जरा सी भी दया नहीं आ रही। तब केट उससे ये कहती है कि तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम एक वेजिटेरियन इंसान हो। ऐसे ही काफी देर तक इनकी बहस चलती है और गुस्से में केट वहाँ से आगे बढ़ने लगती है और तभी बातों ही बातों में गलती से उसका पैर उस कीड़े के ऊपर टिक जाता है, जिससे वो कीड़ा वहीं पर मर जाता है। केट माइक से बोलती है कि ऐसा उससे गलती से हुआ है और माइक ये मानने को तैयार नहीं होता और गुस्से में आकर वो कोने में अपना पूरा दिन बिता देता है। उन्हें इस रूम के रूल के मुताबिक उन्हें 2 ट्रीट्स लेने की परमिशन थी, इसलिए माइक केट से कहता है कि मैं अपनी एक ट्रीट लेने वाला हूँ। केट कहती है कि ऐसा करने से उनके प्राइज मनी से $1,00,000 कम हो जाएंगे, इसलिए वो उसे ऐसा करने से मना करती है। इसलिए माइक अपनी ट्रीट लेने चला जाता है और बदले में उसे एक ग्रीन कलर का स्केच मिलता है। माइक कहता है इससे तो उसका कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन चलो फिर भी दीवार पर आर्ट बनाकर टाइम पास तो कर ही सकता हूँ। और जैसे ही केट उसे दीवार पर ड्राइंग करते हुए देखती है तो वो उसे खुद का पोर्ट्रेट बनाने को कहती है, जिस पर माइक भी उसका पोर्ट्रेट बनाने लगता है। काफी टाइम बाद केट बोर होकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि माइक के लिए वो एक मॉडल नहीं बनना चाहती थी। लेकिन वही माइक तब तक ड्राइंग करते रहता है जब तक कि उस स्केच को खत्म नहीं कर देता। पूरे बाथरूम और टॉवल को ग्रीन स्केच से पूरा भर देता है और इस वजह से केट बहुत परेशान हो जाती है। फिर से वो माइक से अपने पहले से रूडली बिहेवियर के बारे में सॉरी बोलती है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों के लिए अच्छी बात ये थी अब 50 में से सिर्फ 20 दिन ही और बचे थे। ऐसे ही इनके रूम में दिन पे दिन बीतते जाते हैं और अचानक एक सुबह केट को बाथरूम में गन मिलती है। ये दोनों हैरान और परेशान हो जाते हैं, ये गन आखिर यहाँ कैसे आई। बाथरूम से वो गन उठाकर वो दोनों बेड के नीचे छुपा देते हैं क्योंकि AI डिवाइस ने उन्हें लॉन्ड्री में कपड़ों के अलावा कोई और चीज देने से सख्त मना किया था। कुछ दिनों बाद उन्हें एक रिवॉर्ड मिलता है जिनमें उन्हें एक फैमिली और फ्रेंड के मैसेज दिखाए जाते हैं। माइक अपने सिस्टर का मैसेज देखता है जिसमें वो बताती है वो कैसी है और उसके मॉम डैड कैसे हैं। अपनी बहन को देखकर माइक बहुत खुश होता है और जब केट को उसके डैड का वीडियो दिखाया जाता है तब उसके डैड कहते हैं कि अब वो रोड पर नहीं एक शेल्टर में रह रहे हैं। केट उस वीडियो को रुकवाना चाहती थी लेकिन उसके कई बार कहने पे भी वो वीडियो नहीं रुकता। लेकिन तभी वो बाथरूम की ओर जाती है और वहाँ पर जोर जोर से रोने लगती है। माइक उसे चुप कराने की कोशिश करता है। उसके थोड़ी देर बाद वो दोनों एक साथ लिपटकर सो जाते हैं और जैसे ही सुबह अलार्म बजता है केट बेड से नहीं उठती क्योंकि वो डिप्रेशन में चली गई थी। और जब माइक उससे ना उठने की वजह पूछता है तब वो उससे बताती है कि उसने अपने डैड को कई सालों बाद देखा था और वो हमेशा माइक से झूठ बोलती रही कि उसके डैड नहीं है क्योंकि वो अपने डैड को लेकर बहुत शर्मिंदा थी। वो माइक को बताती है कि उसके डैड बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे और उसके स्कूल की फीस भी नहीं भरते थे। तब माइक केट से कहता है कि इस रूम में हमारे 50 दिन पूरे होने में सिर्फ 2 हफ्ते ही बचे हैं। लेकिन केट अभी भी बेड पर ही पड़ी हुई थी। माइक उसे एंटरटेन करने के लिए नए नए तरीके आजमाता है लेकिन इससे कैट पर कोई असर नहीं होता। उसके बाद वो खुद भी कैट के साथ बेड पर लेट जाता है लेकिन इससे भी कैट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये देखते हुए माइक जमीन पर जाकर लेट जाता है। नेक्स्ट डे माइक केट को उसकी बची हुई एक और ट्रीट लेने को कहता है लेकिन केट उसे ये कहकर मना कर देती है कि वो और पैसों को खोना नहीं चाहती, जिससे माइक फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो केट की मदद नहीं कर पाएगा। और तभी केट बेड से उठती है और माइक से उसे अपनी दूसरी ट्रीट मांगने के लिए कहती है, भले ही उनका $1 मिलियन का नुकसान हो जाए। और तभी माइक दूसरी ट्रीट के लिए मॉनिटर पर टच करता है जिससे कि इस रूम में एक डोर ओपन होता है और उस डोर से एक नेकेड लेडी उस रूम में आती है जिसका नाम साइमन होता है। उसको ऐसे नेकेड देखकर माइक हैरान हो जाता है। साइमन डॉक्टर वान के एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ नहीं जानती थी क्योंकि वो सिर्फ एक एक्ट्रेस थी जिसे इस काम के लिए पैसे दिए गए थे और वो पूरे महीने के लिए यहाँ पर बुक थी। साइमन को इस रूम में केट और माइक के साथ सिर्फ 24 घंटे ही गुजारने थे। केट माइक से कहती है कि वो अपनी टी शर्ट उतार कर साइमन को दे दे ताकि वो थोड़ा बहुत अपने आप को कवर कर सके। साइमन माइक की ड्राइंग को देखकर उसकी तारीफ करने लगती है जिससे केट को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। रात होने पर माइक उन दोनों लड़कियों को बेड पर सोने के लिए कहता है और खुद जमीन पर सो जाता है। जिसके बाद केट को इन दोनों की हरकतों से बहुत ज्यादा चिढ़ हो रही थी, इसलिए वो माइक को भी बेड पर सोने के लिए बुला लेती है और खुद इन दोनों के बीच में सो जाती है। यहाँ पर पूरी रात केट को चैन से नींद नहीं आती और सुबह जब वो उठती है तो देखती है साइमन बेड पर नहीं है। ये देखकर वो सोचती है कि शायद साइमन यहाँ से जा चुकी है, लेकिन दरअसल साइमन बाथरूम में थी और वहाँ वो बिना कपड़ों के नेकेड घूम रही थी। केट ये चीजें और झेल सकती थी इसलिए वो शांत रहती है। इसके बाद वो तीनों रूम में यहाँ वहाँ डांस करना स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इससे माइक
माइक को इतना ज्यादा नशा चढ़ जाता है, उसे हेलुसिनेशन होने लगते हैं। उसे अपने हर तरफ खून ही खून दिखता है। माइक अपने आप को पानी में डूबता हुआ देखता है। वहीं पानी में उसे अपना छोटा भाई भी दिखता है जो उसके साथ ही डूब रहा था। इसी बीच केट और साइमन माइक को होश में ले आती हैं, लेकिन वो अभी भी पैनिक कर रहा था और वो जोर जोर से रोने लगता है। वो बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा था कि मेरे भाई शॉन को डूबने से बचा लो। केट उसे बेड पर ले जाकर सुला देती है, जिसके बाद साइमन केट से पूछती है कि वो और माइक कैसे मिले थे, जिस पर केट बताती है कि वो दोनों एक दिन बारिश वाले दिन मिले थे। उसके पास अम्ब्रेला नहीं थी, तभी माइक उसके पास आया और उसे भीगने से बचाया। यहाँ पर ये दोनों आपस में काफी टाइम बातचीत करती रहती हैं। थोड़ी देर बाद माइक जग जाता है और साइमन के पास जाकर बैठ जाता है, जहाँ पर वो दोनों अपनी अपनी लाइफ के बारे में बातें करने लगते हैं। साइमन बताती है कि उसने अपनी मदर को बचपन में ही खो दिया था। यहाँ पर वो दोनों अपने फैमिली मेंबर्स के गम को शेयर करने लगते हैं, जिससे इन दोनों के बीच बॉन्ड और अच्छा हो जाता है। साइमन माइक का हाथ पकड़कर उसे रिलैक्स फील करवाती है। तभी पीछे से केट आकर उन दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए देख लेती है। अब केट का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है, क्योंकि वो पहले से ही उन दोनों की नजदीकियों को बहुत झेल रही थी। केट साइमन से बोलती है कि तुम शुरू से ही मेरे बॉयफ्रेंड को छीनने की कोशिश कर रही हो। इस बात पर साइमन भी केट पर गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम एक इनसिक्योर लड़की हो, उसे अपने बॉयफ्रेंड पर जरा सा भी विश्वास नहीं है। वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और तभी माइक गुस्से में आकर इन दोनों पर चिल्लाता है और वहाँ से जाने लगता है। थोड़ी देर बाद केट साइमन से माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन साइमन उसके गुस्से को ये कहकर और भड़का देती है कि उसने माइक के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब माइक उठता है तो वो कुछ ठीक फील नहीं कर रहा था और साइमन भी उस रूम से जा चुकी थी, लेकिन जाने से पहले उसने यहाँ माइक के लिए एक मैसेज छोड़ दिया था, जिसमें लिखा था कि पहले कभी किसी ने मुझसे इतना प्यार नहीं किया। केट ये मैसेज माइक को दिखाती है और उस पर भड़कने लगती है कि तुम मुझे चीट कर रहे हो। माइक केट को समझाता है कि जो भी साइमन ने लिखा है वो सब झूठ है और कहता है कि इस रूम में ये सब जानबूझकर किया जा रहा है ताकि वो दोनों आपस में लड़ें और हार मान लें। गुस्से में केट माइक को धक्का मार देती है, जिससे उसका सर दीवार से टकरा जाता है और उसके सर से खून बहने लगता है। माइक केट से दूर चला जाता है और उससे कहता है कि उसने कभी भी उसे धोखा नहीं दिया, तब भी नहीं जब वो न्यूयॉर्क चली गई थी। वो हमेशा चाहता था कि केट कभी भी अनकंफर्टेबल फील ना करे, इसलिए उसने कई सारे दोस्तों से मिलना छोड़ दिया। उसने अपने कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं की ताकि वो केट के साथ घर पर रह सके, और जब वो डिप्रेस थी तब भी वो उसके साथ था। और इन सब के बदले उसे क्या मिला? बस उसका शक और नफरत। यहाँ पर केट माइक से माफी मांगती है कि मुझसे गुस्से में ये सब हो गया। तभी माइक को बहुत अजीब सा फील होने लगता है। वो कहता है कि उसे डॉक्टर की जरूरत है। केट जल्दी से उसके लिए मिल्क शेक लाती है और एक टॉवल से उसके सर की चोट को कवर करती है। केट माइक से कहती है कि उनके इस कॉन्ट्रैक्ट में मेडिकल रिसोर्सेज के बारे में नहीं लिखा है। माइक ये सुनकर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाता कि वो केट से क्या सुन रहा है। वो केट से पूछता है, क्या तुम्हें मेरी इस चोट के बारे में चिंता है? दरअसल माइक की चोट काफी छोटी सी थी और धीरे धीरे उससे खून आना भी बंद हो जाता है। लेकिन माइक ये बात सोचकर बहुत परेशान होता है, क्या होता अगर केट गुस्से में उस पर और ज्यादा घातक हमला करती? शायद अब तक तो उसकी मौत भी हो चुकी होती। वो केट से कहता है वो पैसों के लिए वो उसे जान से भी मार सकती है। और माइक केट से कहता है, भाड़ में गया पैसा, मुझे इस रूम से सबसे ज्यादा नफरत हो गई है। माइक डिसाइड करता है कि वो यहाँ से बाहर चला जाएगा। केट उसे बाहर जाने से मना करती है और कहती है अगर वो यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करेगा तो वो उसे शूट कर देगी। माइक उसकी इस बात को इग्नोर करता हुआ रेड बटन दबा देता है और व्हाइट रूम से बाहर निकल जाता है, जबकि उसके 50 दिन होने में चंद दिन ही बाकी थे। माइक के यहाँ जाने के बाद केट सो जाती है और पूरा दिन उदास रहती है, जिसके बाद वो माइक की पेंटिंग देखते हुए उसे याद करती है। केट के अब इस रूम में सिर्फ 2 ही दिन बचे थे जिससे वो इस चैलेंज को जीत जाती, लेकिन केट 2 दिन पहले इस बटन को दबाकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। कुछ महीने बाद हम माइक को जॉगिंग करते हुए देखते हैं, जो अब सिंगल था। जॉगिंग करते वक्त तो केट की बिल्डिंग के पास से गुजरता है। रास्ते में अचानक वो केट से मिलता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस रूम से बाहर आने के बाद कई महीनों तक वो दोनों एक दूसरे से मिले भी नहीं थे। इसके बाद वो दोनों यहाँ से मिलकर साथ डिनर पर जाते हैं। यहाँ माइक केट से पूछता है क्या उसने उस रूम का रेड बटन दबा दिया था। केट इसका जवाब नहीं देती, लेकिन उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो माइक से माफी मांगती है। जब दोनों वहाँ से चले जाते हैं तब कैमरा एक बिल्डिंग पर फोकस करता है, जहाँ साफ साफ लिखा था इस बिल्डिंग का निर्माण बहुत बड़े डोनेशन से हो पाया है, जिसके डोनर ने अपना नाम नहीं बताया। मूवी के एंड में हम देखते हैं उस रूम में एक नया कपल इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कहानी टाइम। हम कहानियाँ लाते हैं जो आपको पसंद होती हैं।